सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो एक फाइनल सेक्टर 20 के साथ फाइट कर रहा था, जो कि और कोई नहीं मोही था। और जो मोही था ये एक लेवल 6 का पैनिकल लेवल का सेक्टर 20 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वही हम लोगों को लास्ट एपिसोड के अंदर देखने के लिए मिला था कि जो लू फैंग था वो मोही का सामना नहीं कर पा रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो मोही था वो अपने डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ कर रहा था। और इसकी जो डिस्ट्रक्शन टेक्निक थी ये नॉर्मल सेक्टर 20 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इस वक्त जो मोही था इसने अपनी जो बॉडी थी उसको दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट करके रखा था और वो एक स्पेशल टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। और साथ ही साथ वो यूज एक्स की वो जो एक्स थी उसका भी इस्तेमाल कर रहा था। और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसका ये जो रिकॉग्निशन पोर्टल वर्पुल था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। एंड वही जो लू फैंग था वो वैसे तो अपने आप को काफ़ी आसानी से इस अटैक से डिफेंड कर सकता था अपने स्टार टावर के अंदर जाके, लेकिन जो लू फैंग था वो जानता था अगर गलती से भी अगर वो स्टार टावर के अंदर चला जाता है तो उसका जो स्टार टावर है वो ब्लास्ट आउट हो जाएगा, मतलब वो दूर उड़ते हुए चले जाएगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो मोही था वो मोरुशा को मार देता और फाइनल किंग बन जाता। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि जो मोरुशा है वो स्टार टावर के अंदर इस वक्त नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो फेथ है वो उसे यहाँ पे लेके आया है। वो कहीं पे भी छुप नहीं सकता, उसे चाहे कुछ भी हो जाए उसे मोही के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन इस वक्त जो लू फैंग था वो मोरुशा को डिफेंड कर रहा था। वही जो लू फैंग था वो इस डिस्ट्रक्शन टेक्निक से बचने के लिए अपनी काफ़ी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि सबसे पहले वो अपने स्टार टावर को एक हॉर्न के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा था, जिसके बाद वो एक अटैक परफॉर्म कर रहा था जो कि एक लेवल 12 का अटैक था। एंड इस अटैक का नाम था रिवर ऑफ स्टार। और इसी अटैक की मदद से वो सबसे पहले वो जो सामने वाला रिकॉग्निशन पोर्टल वर्पुल जो डिस्ट्रक्शन ओरिजिन के कारण क्रिएट होता था वो उसको थोड़ा सा कमज़ोर करता था। जिसके बाद सेकंड टाइम वो अपनी ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता था और थर्ड टाइम वो अपनी शिव विंग्स का इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब लू फैंग एट द एंड ब्लास्ट होकर दूर जाता है तो हर बार लू फैंग को बार बार अलग अलग चोटें लगी जा रही कंटिन्यूसली। एंड साथ ही साथ बार बार ये सारी टेक्निक्स परफॉर्म करने के लिए जो लू फैंग का एनर्जी कंजम्पशन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये जो मोही था इसका ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक था और दोबारा से ये अपने इसी अटैक को परफॉर्म कर रहा था। और जो लोग बोलेंगे कि जो मोही की बॉडी है वो कंज्यूम क्यों नहीं हो रही, तो गाइस जो मोही है वो एक नोबल लाइफ फॉर्म है और जो मोही का एनर्जी कंजम्पशन लेवल है वो लेवल 6 के पैनिकल स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मतलब इस वक्त ऐसा समझ सकते हो कि जो मोही का पावर कंजम्पशन लेवल है वो इवन लू फैंग से भी ज़्यादा हो सकता है। जो मोही था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अब तक 11 टाइम्स अपने डिस्ट्रक्शन अटैक को यूज़ कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो लू फैंग था वो बस इंजर्ड हुआ था और वो अभी तक नहीं मरा था। और साथ ही साथ उसकी जो गोल्डी पावर्स थी वो भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता कि तुम्हारी जो गोल्डी पावर्स है वो पूरी तरीके से लिमिटलेस है। और इसी चीज़ के साथ साथ जो मोही होता है वो अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखता है। वही जो मोही था वो पूरी तरीके से लगातार पागल हुए जा रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी तक वो अपने ये जो डिस्ट्रक्शन टेक्निक है उसे ऑलमोस्ट 30 टाइम इस्तेमाल कर चुका है। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करो तो 60 टाइम्स, लेकिन ये जो टेक्निक है ये नॉर्मल डिस्ट्रक्शन टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसने बस 30 टाइम्स ही इसको परफॉर्म किया था, लेकिन स्टिल उसकी जो एनर्जी लगी थी वो 60 टाइम्स डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने जितनी लगी थी। और उसको एक चीज़ से भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी तक उसने लगभग अपनी जो आधी से ज़्यादा पावर है उसका इस्तेमाल कर लिया था, मतलब लगभग उसकी 50 to 60% एनर्जी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो लू फैंग था वो अपने आप उस जगह पे पूरी तरीके से सस्टेन था। इस वक्त जो लू फैंग था वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड देखने के लिए मिल सकता था, उसकी जगह जगह से उसकी जो स्किन थी वो पूरी तरह फट चुकी थी और वहाँ से खून बह रहा था। वही जो लू फैंग की आंखें थी वो भी पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। और ये जो आंखें थी ये गुस्से से लाल नहीं हुई थी, ये बल्कि पूरी तरीके से खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि लू फैंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इवन जो लू फैंग की मसल्स और उसकी जो बोन्स थी वो भी पूरी तरीके से क्रैम्बल कर रही थी, मतलब कपा रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो जैसे तैसे करके बार बार उठ के खड़ा हो जा रहा था। इस वक्त लू फैंग एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आज उसने हार मान ली और अगर आज वो गलती से भी सो गया तो उसके साथ साथ उसके जितने भी क्लोज वंस है, उसके जितने भी करीबी लोग जो कि वो काफ़ी ज़्यादा चाहता है, वो सब के सब हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग का एनर्जी कंजम्पशन लेवल है वो बस 10% के ऊपर आके अटक गया था। और इस वक्त जो मोही था वो ऑलरेडी 32 टाइम्स अपने अटैक को यूज़ कर चुका था। लू फैंग अभी तक इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद इस लेवल तक आज तक कभी भी नहीं आया था, मतलब इस लेवल की डिफ़िकल्टी या फिर लू फैंग जो था वो लगभग अपने लिमिट्स तक पुश हो चुका था।
अगर शायद से कोई नॉर्मल फाइट होती तो जो लू फैंग होता वो अभी तक गिर चुका होता और शायद से हार तो नहीं मानता लेकिन अभी तक मर भी चुका होता। लेकिन इसके बाद भी वो पूरी अपनी विल को कंट्रोल करते हुए और अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था मन ही मन, मैं नहीं मर सकता, मुझे बचाना है, मुझे अपने क्लोज वंस को बचाना है, इस मोमेंट पे मैं ऐसे तरीके से हार नहीं मान सकता। उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी और उसकी जो पावर कंजम्पशन लेवल थी वो लगभग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जो लू फैंग था वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर लगभग जाने लग गया था, मतलब वो लगभग बेहोश होने लग गया था। लेकिन तभी लू फैंग के आंखों के सामने उसके सारे के सारे सीन्स आ रहे थे। उसके आंखों के सामने जू जिन, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अपने भाई के लिए एक अंडा चुरा के लाया था। इस वक्त जो लू फैंग था उसके माइंड के अंदर एक रिकैप चल रहा था, उसकी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ का रिकैप। उसे सिडिंग माउंटेन गैस, ट्रू यान मास्टर, प्राइमल जॉस सिटी लीडर, जू जिन, यू जैक्स, लू पिंग, लू है, रोंग जुन, वू का, बोलन और उन सारे लोगों के फेसेस याद आ रहे थे। लू फैंग को लगभग ये सभी लोग दिख रहे थे और वो सभी के सभी लोग लू फैंग से बस एक ही चीज़ कह रहे थे कि लू फैंग तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने क्लोज वंस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उठ जाओ लू फैंग, उठ जाओ। और उसकी जो विल पावर थी वो कंटिन्यूसली चिल्ला रही थी उसके माइंड के अंदर और उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। एंड इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग की विल पावर थी वो एक एंडलेस माइटी के साथ बर्न होने लग जाती है। मतलब उसकी विल पावर पूरी तरीके से एकदम से इंसैनिटी तक पुश हो जाती है और एकदम से हम लोग को देखने के लिए मिलता है बूम। इसी के साथ एकदम जो लू फैंग था वो अपनी विल पावर के अंदर अपना एक ब्रेक थ्रू कर चुका था। इस वक्त उसकी जो विल पावर थी वैसे तो वो बहुत पहले ही एक ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी थी जिसके आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लू फैंग था वो अभी बस यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर या फिर एक ट्रू गॉड था, दोनों बात एक ही है। लेकिन स्टिल उसकी जो विल पावर थी वो एक इटर्नल ट्रू गॉड जितनी पावरफुल थी। एंड जिन लोगों को इन सारी लेवल्स के अंदर कंफ्यूजन है उन लोगों को बता दूँ जो ट्रू गॉड होता है उसी को यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कहता है। और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस, और ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के बाद एंड फिर आता है होली लेवल, और होली लेवल के बाद आता है फाइनली हमारा गोल्डी किंग लेवल। तो इस वक्त आप ऐसे समझ सकते हो ऑलरेडी जो लू फैंग है वो बस एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, लेकिन स्टिल उसकी जो विल पावर का लेवल है वो उसके कंपैरिजन के अंदर 2 क्लास आगे चल रहा है, 2 रैंक आगे चल रहा है। एंड इस पॉइंट के ऊपर जो लू फैंग था उसने अपने विल पावर के ऊपर ब्रेक थ्रू करके सेकंड रैंक को भी क्रॉस करते हुए थर्ड रैंक के ऊपर पहुंच चुका था। मतलब बस लू फैंग अभी एक यूनिवर्स मास्टर था लेकिन उसकी जो विल पावर थी वो होली लेवल तक जा चुकी थी। एक्चुअली इतने टाइम से जो लू फैंग लगातार इतने सारे अटैक्स अपने ऊपर झेलता है, क्या आपको सच्ची में लगता है लू फैंग इतना पागल कि वो लगातार अपने बॉडी के ऊपर 30 से 32 बार ये डिस्ट्रक्शन जैसा इतना पावरफुल अटैक लेगा और अपने आप को स्टेज तक ला के छोड़ देगा? लू फैंग ये सारी चीज़ें कर रहा था ताकि वो अपने विल पावर को ट्रेन कर सके, वो ये सारी चीज़ें कर रहा था ताकि वो अपने विल पावर को एक ऐसे स्टेट के अंदर लेके जा सके, एक ऐसे सिचुएशन के अंदर लेके जा सके जिसके अंदर उसकी विल पावर पहले कभी ना गई हो। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग का अवतार था वो ब्लैक स्ट्रिप प्लेयर, जहाँ पे जो टाइम है वो लगभग 10 मिलियन टाइम फास्ट चलता है, उस जगह पे लगातार अपनी विल पावर को पावरफुल बनाने की टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके वजह से फाइनली जो लू फैंग था वो अपनी विल पावर के अंदर एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर चुका था। जिसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग जो कुछ टाइम पहले तक खड़े रहने के लायक भी नहीं था, वो जैसे तैसे करके एकदम से कपकपाते हुए उठ के खड़ा हो जाता है। इस वक्त लू फैंग की आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल सकता था। वो एक किलिंग लुक के साथ सेक्टर 20 मोही की तरफ देखता है। जो मोही होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, तभी लू फैंग मोही की तरफ देखते हुए कहता है गो टू हेल। और इसी के साथ जो मोही होता है उसके आसपास की पूरी ज़मीन पूरी तरीके से कपकपाने लग जाती है। वैसे तो ज़मीन थी नहीं, पूरा स्पेस ही कपकपा रहा था। जिसके बाद जो मोही होता है वो सडनली देखता है कि आसपास पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, आसपास की जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी थी। हम लोगों को लू फैंग की आंखें देखने के लिए मिल सकती थी। जो मोहे था उसके पीछे लू फैंग की 2 बहुत बड़ी बड़ी आंखें हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी, और ये जो 2 आंखें थी ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये लगभग 2 जिंजैटिक प्लैनेट्स के साइज़ की थी, जो कि एक एंडलेस और लिमिटलेस एनर्जी और ऑरा के साथ घूम रही थी। एंड इन आंखों के अंदर से जो विल पावर निकल रही थी वो पूरी तरीके से एक शार्प ब्लेड की तरह थी, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और तभी ये जो विल पावर होती है डायरेक्टली जाती है और सेक्टर 20 मोही की जो बॉडी होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है, उसके विल पावर से टकरा जाती है। आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त ये जो टेक्निक लू फैंग परफॉर्म कर रहा है इस टेक्निक का नाम है सुप्रीम विल पावर सीक्रेट टेक्निक, और ये एक लीनियर एलिमेंट टेक्निक है।
एंड ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक गोल्डी किंग लेवल का वॉरियर यूज़ करता है। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए बेसिकली आप लोगों की जो विल पावर होती है वो लगभग होली लेवल तक होनी चाहिए। मतलब आप देख सकते हो जो टॉप एग्जिस्टेंस होते हैं गोल्डी किंग लेवल, उस लेवल की जो टेक्निक है वो इस वक्त लू फेंग यूज़ कर रहा है। मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड ये टेक्निक भी कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं थी, ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक थी जिसे एशियन सिविलाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता था कुछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गोल्डी किंग्स के द्वारा। तो अभी तक आप अज्यूम कर सकते हो कि इस वक्त जो लू फेंग है उसने लगभग अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका है। एंड इसी के साथ हम लोगों को लू फेंग की आंखों का एक क्लोज शॉट दिखाया जाता है, जिसके बाद लू फेंग एकदम धीरे सी आवाज़ के अंदर कहता है डाई, और इसी के साथ एक इल्यूजनरी बीस्ट फॉर्म होता है। और ये जो ड्रैगन होता है ये इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाता है और सेक्टर 20 मोही की बॉडी के अंदर जाके एंटर हो जाता है और उसकी सोल के साथ टकरा जाता है। एंड इसी के साथ हम लोग को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है जो कि मोही की सोल क्रैम्बल होने से हुआ था। वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर 20 मूवी है इसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो विल पावर है वो मे बी इस अटैक से भी डिफेंड कर लेती। लेकिन पहले जो लू फेंग ने इस अटैक का फर्स्ट पार्ट जब परफॉर्म किया था इसके थ्रू जो लू फेंग ना उसने मोही को एक अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद जब लू फेंग ने सेकेंड टाइम इस अटैक के सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू किया तो वो जो ड्रैगन फॉर्म हुआ था वो ओरिजिनली इतना तो पावरफुल तो नहीं था, लेकिन वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और जो ड्रैगन होता है वो जैसे ही मोही के बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो मोही था वो ऑलरेडी एक अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जा चुका था, तो उसकी जो ओरिजिनल विल पावर होती है वो इस अटैक के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी और ना ही वो अपने आप को इस अटैक से प्रोटेक्ट कर पाती है। एंड इसी रीज़न की वजह से इंस्टेंटली जो मोही की सोल होती है वो क्रैम्बल करती है और पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जाती है। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मोही की सोल, और इसी के साथ साथ उसकी जितने भी 10 मिलियन से भी ज़्यादा बॉडीज़ थी वो सारी इंस्टेंटली पूरी तरीके से इनहेरिटेड हो जाती है। गाइस, जिन लोगों को मोही के 10 मिलियन बॉडीज़ का कंसेप्ट के बारे में क्लियर नहीं हुआ उन लोगों को मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो मोही है वो इस वक्त लेवल 6 के पैनिकल स्टेज के ऊपर है, और एक लेवल 6 का पैनिकल स्टेज का जो सेक्टर बीस्ट होता है उसके पास लगभग 10 मिलियन बॉडी होती है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो लू फेंग था वो कभी भी मोही को नहीं मार सकता था नॉर्मल फाइट के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों के जो पावर गैप था इन दोनों के अंदर वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, और लू फेंग घिस घिस के भी नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर लू फेंग जैसे तैसे करके अगर मोही को पूरी तरीके से इंजर्ड कर भी देता है या फिर मार भी देता है तो उसकी जो 10 मिलियन से भी ज़्यादा बॉडीज़ है वो एक ही सेकेंड के अंदर वापस से मतलब ऐसे क्लोज आ जाएंगी और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद वो दोबारा से मोही को जन्म दे देगी। मतलब एक तरीके से वो वापस से एक जगह पर कंबाइन होने के बाद एक और दूसरा लेवल 6 का मोही क्रिएट कर देगी। मतलब एक तरीके से मोही का मरना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था, और मोही को मारने का बस एक ही तरीका था जो कि था उसकी सोल को इनहेरिटेट करना, क्योंकि उसको सोल को इनहेरिटेट करके ना कि सिर्फ मोही बल्कि मोही की जितनी भी 10 मिलियन प्लस बॉडीज़ थी वो भी एक ही सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाती। एंड ये आइडिया लू फेंग को दिया था मोरुशा ने। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो मोही को मारने के बाद एकदम से उठ के खड़ा होता है। वो उठ के खड़ा होता है, पीछे देखता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी कपकपाने लग जाती है, जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी मुंडी को ऊपर करता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इस वक्त जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था, और जब वो हंसता है तो वो लिटरली एक डेविल नज़र आ रहा था। लू फेंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और कहता है आई डिड इट, फाइनली मैंने कर दिखाया। जो लू फेंग था वो इस मोमेंट के ऊपर फाइनली पूरी तरीके से पागल सा हो गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी खुशी, उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने फाइनली ये चीज़ कर दिखाई। और इस मोमेंट को पाते पाते इवन लू फेंग एक बार फिर से ज़िंदगी और मौत का सामना कर चुका था। लू फेंग था वो डेफिनेटली इस बैटल को जीत चुका था, वो फाइनली इस बैटल को जीत चुका था, और ये जो मोमेंट था एंड इस तरह की खुशी लू फेंग को लगभग ट्रिलियंस ऑफ एरास के बाद देखने के लिए मिल सकती थी। एंड इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को आगे करता है और उसका जो स्टार टावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फ्लोट करते हुए आता है, जिसके बाद उसका स्टार टावर उल्टा हो जाता है और उसका बेसमेंट के अंदर से एक भयानक ब्लैक कलर का ब्लैक होल देखने के लिए मिलता है, जो कि एकदम से इन दोनों की बॉडी यानी कि सेक्टर 20 मोही और मोरुशा इन दोनों की बॉडी को अपने अंदर चूस लेता है। जो लू फेंग था वो मोरुशा को भी अपने स्टार टावर के अंदर डाल देता है, क्योंकि लू फेंग इस वक्त कोई भी उल्टी सीधी काम नहीं कर सकता था। लू फेंग को लगता है कि अभी फाइनली जो सेक्टर 20 मोरुशा है वो फाइनल किंग बन जाएगा। लू फेंग मन ही मन अपने आप से कहता है कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं अगर इस वक्त ज़्यादा अपनी खुशी को देख के पागल हो गया तो हो सकता है कि मैं केयरलेस हो जाऊँ और इसी के साथ मैं खुद की कब्र खोद दूँ। मुझे इस मोमेंट के ऊपर थोड़ा शांत रहना चाहिए। अभी तक जो अल्टीमेट सेक्टर किंग है वो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ।
एंड इन्हीं सब चीज़ों के बाद जो लू फैंग होता है वो सेक्टर 20 मोरुशा की तरफ देखता है और फिर उसको देखते हुए वो कहता है कि मोरुशा, अगर तुम्हें अल्टीमेट किंग ऑफ सेक्टर 20 बनना है तो तुम्हें अपना ब्रेक थ्रू मेरे स्टार टावर के अंदर ही करना होगा। जो मोही था वो ऑलरेडी मारा जा चुका था और मोरुशा अकेला बच चुका था। वो लास्ट सेक्टर 20 था और एक फाइनल सेक्टर 20 था, तो फाइनली अभी अपने आप को इवॉल्व कर सकता था और अल्टीमेट किंग बन सकता था। जो अल्टीमेट किंग होता है वो डेफिनेटली मोस्ट पावरफुल सेक्टर बीस्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और वन ऑफ द मोस्ट नोवेलेस्ट लाइफ फॉर्म होता है, जो कि पूरी तरीके से ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन को। एंड जो लू फैंग था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक नोबल क्रिएचर को अपना स्लेव नहीं बना सकता। लू फैंग को फिलहाल इस चीज़ का डर था कि कहीं जो मोरुशा है वो जैसे ही फाइनल किंग बन गया और जो लू फैंग का एनस्लेवमेंट टेक्निक है अगर वो पूरी तरीके से टूट गया तो जो मोरुशा है वो फाइनल किंग बन जाएगा, जिसके बाद वो जितनी भी रेसेस है उन सारी की सारी रेसेस को ख़त्म कर देगा, इंक्लूडिंग लू फैंग। जितनी भी मेहनत अभी तक लू फैंग ने की थी ये सारी की सारी चीज़ें पानी में चली जाएगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो लू फैंग था उसने मोरुशा को अपने स्टार टावर के अंदर डाल दिया था। इवन जो लू फैंग था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए उसने जो मोरुशा था उसको स्टार टावर के अंदर फेंक दिया। और स्टार टावर के अंदर भी फेंकने का एक रीज़न है क्योंकि गाइस जो स्टार टावर है वो एक गोल्ड किंग लेवल का वेपन है और अगर ये जो मोरुशा ये अपना ब्रेक थ्रू कर भी लेता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, मतलब ये फाइनल सेक्टर 20 बन जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ये एक नया किंग होगा सेक्टर 20 किंग, जो कि अभी अभी बॉर्न हुआ है और जो कि लगभग होगा लेवल 6 के पैनिकल स्टेज के ऊपर या फिर एक लेवल 7 के स्टेज के ऊपर। गाइस ये जो फाइनल सेक्टर बीस्ट होता है ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइफ फॉर्म होता है। इवन अगर आप इनको कंपेयर करो तो ये एक गोल्ड किंग लेवल जितने भी पावरफुल हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि पहले जो सेक्टर 20 थे वो सारे के सारे ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर थे और लू फैंग सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू वगैरह करने के बाद ये लगभग ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस के जो पैनिकल स्टेज है वहाँ तक पहुँचे होंगे या फिर उनसे थोड़ा बहुत आगे। एंड अभी काफ़ी सारे लोग दिमाग लगाने लग जाएंगे कि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस जितने लेवल का पावरफुल बंदा है और साथ ही साथ उसकी जो सोल है वो लगभग होली लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। एंड इसके बाद भी लू फैंग को इस सेक्टर 20 को मारने के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों आया, तो इस चीज़ का आंसर मैं यही दूंगा गाइस। डेफिनेटली जो सेक्टर 20 है वो एक नोबल लाइफ फॉर्म है और उनकी पैदाइशी जो सोल पावर होती है या फिर जो विल पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझ लो कि एक नॉर्मल सेक्टर भी जब पैदा होता है ना तो उसे पैदा होने के साथ ही एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जितनी पावरफुल विल पावर मिल जाती है और फिर उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसकी जो विल पावर होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। और इसी के साथ साथ ये जो सेक्टर बीस्ट होता है इवन इनका भी जो जीन लेवल होता है वो पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, क्योंकि एक नोबल क्रिएचर और पूरी तरीके से परफेक्ट है। जिस तरीके से लू फैंग का जीन लेवल पूरी तरीके से परफेक्ट है उसी तरीके से इस सेक्टर बीस्ट का भी परफेक्ट है। और साथ ही साथ ये जो इनकी जो एनर्जीज होती है वो गोल्डी पावर के टोटली अपोजिट होती है। ये डेफिनेटली गोल्डी पावर को पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। और वही दूसरी तरफ इनकी जो सेक्टर 20 वाली पावर है ये उन पावर का इस्तेमाल करती है जो कि डेफिनेटली गोल्डी पावर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कुल मिला के बस बात इतनी है कि जो लू फैंग था वो इस सेक्टर 20 मोही के साथ फाइट तो कर सकता था, लेकिन ना ही सेक्टर 20 मोही लू फैंग को मार सकता था और ना ही जो लू फैंग था वो सेक्टर 20 मोही को मार सकता था। गाइज जो लू फैंग है वो सेक्टर 20 मोही को इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों ने जैसे कि देखा उसने 32 टाइम अपने डिस्ट्रक्शन अटैक को यूज़ किया और इतने टाइम यूज़ करने के बाद भी उसकी जो आधी एनर्जी है वही ख़त्म हुई थी। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब लू फैंग ने बड़ी के साथ फाइट की थी तो दूसरे टाइम के अंदर उसकी चड्डी गीली हो गई थी डिस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए। और इसके पहले जितने भी सेक्टर 20 से लू फैंग ने फाइट की थी वो सारे के सारे इतने वीक थे या फिर सारे के सारे ज़्यादातर तो लेवल 5 के ही थे। तो वो जो लेवल 5 के सेक्टर 20 थे वो दूसरी तीसरी मतलब लगभग 2 बार ही अगर डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ करते थे ग्रेट एंड स्टैक तक यूज़ होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से। लगभग 3 बारी के बाद ही वो लोग पूरी तरीके से पसीना पसीना हो जाते थे, मतलब वो चौथी बार डिस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन जो लेवल 6 का सेक्टर 20 है इतना तो पावरफुल था कि 32 बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी जो पावर थी वो लगभग 50% के आसपास ही कम हुई थी। एंड वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था, लू फैंग के पास डेफिनेटली एक अनलिमिटेड बॉडी थी जिसके थ्रू जो लू फैंग था उसकी जो एनर्जी थी
वो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से अनलिमिटेड एनर्जी है किसी भी नॉर्मल वॉरियर के लिए, क्योंकि वो चाहे कितने भी अटैक कर ले वो लू फैंग को कभी कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन रही बात इस सेक्टर बीस्ट के सामने, तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि लू फैंग की एनर्जी भी कम पड़ गई, क्योंकि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और अभी लू फैंग के पास बस एक ही बॉडी थी जो कि उसकी ह्यूमन बॉडी थी, और इसी के साथ उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और बाकी की जितनी भी बॉडीज़ होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म नहीं होती मतलब लू फैंग के बॉडी के अंदर ही मर्ज हो चुकी थी। एंड जहाँ तक कि जो लू फैंग था उसने अपना दिमाग लगाया था, उसने अपने दिमाग के अंदर 3 कंडीशंस बना के रखी थी एक सेक्टर बीस्ट को अपना एनस्लेव बनाने की, मतलब फाइनल सेक्टर बीस्ट को, जो कि थी पहला लाइफ जीन लेवल जो कि पूरे 1 लाख टाइम्स तक होना चाहिए पूरी तरीके से परफेक्ट, और उसके बाद जो होना चाहिए लगभग पूरे के पूरे सेक्टर बीस्ट रेस को हराने तक की पावर होनी चाहिए, और जो तीसरी चीज़ है वो एक्सेप्शनल विल पावर होनी चाहिए। एंड ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया को ऑलरेडी लू फैंग पार कर चुका था। उसका जो जीन लेवल था वो पूरी तरीके से परफेक्ट था, उसकी जो विल पावर थी वो उसकी औकात से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल थी, मतलब 3 रैंक ऊपर थी। और वही अगर देखा जाए तो लू फैंग ने लगभग पूरे के पूरे एंटायर सेक्टर 20 रेस का खात्मा कर दिया था। तो उसे फाइनली लगता था कि सारे क्राइटेरियाज उसने पूरे कर लिए, तो डेफिनेटली अगर अभी भी जो सुप्रीम लॉज है वो मोरूशा के एनस्लेवमेंट को ख़त्म कर देता है, इट्स मीन ये पूरी तरीके से अनफेयर होगा। और एटलीस्ट लू फैंग का ओपिनियन तो ऐसा ही था कि उसने इतना कुछ किया है, और इस हद के आने के बाद भी जो सुप्रीम लॉज है अगर वो सेक्टर बीस्ट को मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर बचाते हैं, या फिर लू फैंग का जो एनस्लेवमेंट है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर से हटा देते हैं, तो ये लू फैंग के लिए गद्दारी होगी। एंड कुछ लोग अभी जज्बातों में बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये सुप्रीम विल पावर होती है उसका कोई भी माइंड नहीं होता, सोचने समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इमोशनल लेस होती है, वो बस एक सेट ऑफ रूल्स है। एंड इन रूल्स के हिसाब से ये जो जितने भी रूल्स है ये सारी की सारी चीज़ें सब लोगों के लिए पूरी तरीके से एक समान होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई दानव हो या फिर कोई राक्षस। इसी के साथ लू फैंग के स्टार्ट आवर का एक क्लोजअप सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को 2 डेड बॉडीज़ देखने के लिए मिल सकती थी, यानी कि एक डेड बॉडी जो कि मोही की थी, और दूसरी डेड बॉडी की मतलब दूसरी नहीं सॉरी मोही की डेड बॉडी के पास जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो खड़ा था, और जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो एकदम से अपनी मुंडी को ऊपर करता है और जोर से चिल्लाता है आ, और इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक एंडलेस सुप्रीम फोर्स जो होता है वो वहाँ पे अराइव करता है और पूरी तरीके से मोरूशा की बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देता है। ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स था जिसकी वजह से इवन जो आसपास का जो स्पेस था जिसको लू फैंग ने सप्रेस करके रखा था उसका भी सप्रेशन पूरी तरीके से हट चुका था। लू फैंग इन सारी चीज़ों को देख रहा था, लू फैंग पूरी तरीके से शॉक था। वो कहता है नो मैटर, जो सुप्रीम लॉज है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनके ऊपर शायद ही कोई हो सकता है। लू फैंग कहता है नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए। एट द एंड जो सेक्टर बीस्ट होता है ये एक नोबल लाइफ फॉर्म है जो कि लगभग ओरिजिनल यूनिवर्स के बराबर में खड़े होता है, यानी कि ओरिजिनल यूनिवर्स के खिलाफ खड़े होता है, क्योंकि इन लोगों का काम ही ये होता है कि वो ओरिजिनल यूनिवर्स को ख़त्म कर दे। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, वो बस एक प्रोसेस को उसको एक साइकिल से गुजरना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। और जो साइकिल है ये कुछ नहीं है, कुल मिला के इसे अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जिसके बाद ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो वापस से पूरी तरीके से रीबिल्ड होती है। एंड इसका बस इकलौता सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब ओरिजिनल यूनिवर्स रीबिल्ड होती है तो वो अपनी पुरानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो देती है, मतलब अभी तक के उसने जितने भी पल वगैरह बिताए होते हैं वो उन सारी मेमोरीज़ को ख़त्म कर देती है, खो देती है, मर जाती है। और गाइस यही सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से वो अपने दिमाग को मार देती है, ख़त्म कर देती है। और जब नई ओरिजिन फॉर्म होती है, नया ओरिजिनल यूनिवर्स फॉर्म होता है तो डेफिनेटली उसके पास एक नया माइंड सेट होता है, और ये जितनी भी चीज़ें होती है सारी की सारी सुप्रीम लॉज के अंदर चलती है। और अभी आप लोग बोलोगे सुप्रीम लॉज के पास भी इमोशन या फिर सोचने समझने की ताकत है क्या, तो गाइस बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम लॉज बस एक सेट ऑफ रूल्स है, एक ऐसे रूल्स जिनको पूरी के पूरे लाइफ फॉर्म्स के अंदर या फिर जितनी भी चीज़ें हैं इस धरती के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, वास्ट स्पेस के अंदर, उन सारी चीज़ों को सुप्रीम लॉज को मानना पड़ता है। सरप्राइजिंगली जो लू फैंग था उसने सोचा था कि जो मोरूशा है वो जो मोही है उसके बॉडी को खाना शुरू कर देगा, लेकिन जो मोरूशा है उसको मोही की बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोही की जो बॉडी होती है वो एकदम से स्कैटर कर जाती है, मतलब फट जाती है और लगभग 10 मिलियन बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो 10 मिलियन बॉडीज़ थी ये वो सारी सेक्टर 20 की सोल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि अभी तक पूरे के पूरे सेक्टर 20 रेस के अंदर थे। और जब लू फैंग इन सारे नज़ारों को अपने साथ देखता है तो वो डेफिनेटली पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जो पावरफुल फोर्स इस वक्त मोरूशा के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था और उसके बॉडी के अंदर जा रहा था, ये एक तरीके से ऐसा लग रहा था उन सारे सेक्टर 20 की सोल्स है जो कि आज तक पैदा हुए थे।
इवन जो लू फैंग था वो इन सारी सोल्स को रिकॉग्नाइज भी कर सकता था। इनमें से एक जो सोल थी वो क्यूया की थी, एक बडी की थी, कुछ बाकी सारे सेक्टर बीस्ट की थी जिनके साथ लू फैंग ने इनकाउंटर किया था या फिर फाइट की थी। एंड इसी फोर्स के साथ इन सारे जो जितने भी जानवर थे, ये जितने भी सेक्टर बीस्ट है, इन सब लोगों की जो सोल्स थी वो लू फैंग की बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ होते जा रही थी। वही जो मोरूशा था वो भी लू फैंग की तरह ओवर एक्साइटेड हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। फाइनली उसका भी सपना पूरा हो चुका था। जितने भी सेक्टर बीस्ट होता है वो पैदा होती ही बस एक ही सपना देखता है कि उन्हें फाइनल किंग बनना है, और फाइनल किंग बनना सबका सपना होता है। लेकिन ये पूरा किसका होता है? बस एक सेक्टर बीस्ट का, और वो लकी सेक्टर बीस्ट और कोई नहीं, मोरूशा था। तो डेफिनेटली उसको कितनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। इस वक्त जो मोरूशा की बॉडी थी वो डेफिनेटली पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हम लोगों को एंग्रेविंग्स पिक्चर देखने के लिए मिल सकते थे। इसके अलावा वो जो सारी जितनी भी सारी जो एंग्रेविंग्स थी जो कि उसकी बॉडी के ऊपर बनी थी वो पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। एट द सेम टाइम उसके सर के ऊपर जो 2 हॉर्न्स थे वो दोनों के दोनों हॉर्न और थोड़े ज़्यादा बड़े हुए थे, और दोनों के दोनों हॉर्न के अंदर से एक वाइट कलर की लाइट इमिट होते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। और जो वाइट कलर की लाइट थी ये डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन फोर्स था। और इस वाइट कलर की लाइट को देखते हुए लू फैंग पता लगा सकता था कि ये जो शांत दिखने वाली वाइट कलर की लाइट है ये कितनी ज़्यादा टेरिफुल है। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो लू फैंग का स्टार्ट आउट था वो बुरी तरीके से ट्रैम्बल कर रहा था, मतलब जोर जोर से हिल रहा था। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि हम लोगों को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखने के लिए मिल सकता था जो कि पूरी तरीके से मोरूशा के आसपास कलेक्ट हो चुका था। डेफिनेटली ये जो फोर्स था ये डिस्ट्रक्शन ओरिजिन का फोर्स और सुप्रीम लॉस का फोर्स था, और ये फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल था कि लू फैंग भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जब सुप्रीम लॉज अपीयर हुए थे डेफिनेटली उसने लू फैंग के साथ साथ सभी लोगों को पूरी तरीके से चौंका दिया था। इसी के साथ कुछ वक्त तक ये जो सीन होता है ये कंटिन्यू होता रहता है, और कुछ टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो सुप्रीम लॉस थी, मतलब काफ़ी सारे लेटर्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि कंटिन्यूसली जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा है उसको सराउंड कर रहे थे। सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक के बाद एक वो जो लेटर्स होते हैं वो पूरी तरीके से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फाइनली सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं वो गायब होते हैं और मुझे सेक्टर बीस्ट मोरूशा होता है उसके बॉडी के अंदर चले जाता है। जिसके बाद लू फैंग फील कर सकता था कि जो सुप्रीम फोर्स है वो शायद से अभी यहाँ से जा चुकी है। अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड लू फैंग इस चीज़ का पता लगा सकता था कि अभी भी जो मोरूशा है वो लू फैंग के कंट्रोल के अंदर है, या वो पहले की तरह पूरा का पूरा कंट्रोल खो चुका है और उसे पूरी तरीके से वापस से इसे अपना स्लेव वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर अलग ही बकचोदी करनी पड़ेगी। जो लू फैंग था उसके मन के अंदर एक डाउट था, उसे लगता था कि कहीं ये जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा है ये अपनी पार्टी ना बदल ले, इसका दिमाग उसकी आज़ादी से ना छूट जाए। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इस वक्त जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा था उसकी पूरी बॉडी एक वाइट कलर की लाइफ फॉर्म के अंदर चेंज हो गई थी, और उसकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट देखने के लिए मिल सकती थी। पहले जो सेक्टर बीस्ट होते थे वो काफ़ी ज़्यादा अगली और काफ़ी ज़्यादा घिनौने से दिखते थे, लेकिन इस वक्त ये जो सेक्टर बीस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खुश, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने के लिए मिल सकता था। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर था पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन का। इसके पास 2 पाँव, 1 मुंह, 1 नाक और 2 आँखें, और वैसे तो इसके पास कान नहीं थे लेकिन इसके 2 बड़े बड़े सर के ऊपर हॉर्न्स थे जो कि ऊपर की तरफ थे, और वो जो हॉर्न्स था उसकी वजह से भी उसका जो लुक था वो और ज़्यादा इन्हेंस होते हुए आ रहा था। ये शायद से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर या फिर मोस्ट पावरफुल और ब्यूटीफुल क्रिएचर होगा पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, जो कि आज तक लू फैंग ने देखा था। इवन इसकी जो सुंदरता है वो ह्यूमन रेस के कुछ बड़े बड़े मिस वर्ल्ड्स के सामने, मतलब उन लोगों की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि जो बग किंग है या फिर जो बग एम्प्रेस है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। इवन बग एम्प्रेस भी इसके सामने अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत दिखेगी। ये इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था वो सेक्टर बीस्ट मोरूशा, लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। इस वक्त वो जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा था वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट देखने के लिए मिल सकता था। उसके ऊपर वो जो 2 सिंग्स थी उसे एक बच्चे वाला लुक थोड़ा सा प्रोवाइड कर रही थी, मतलब एक तरीके से वो एक बेबी यूनिकॉर्न जैसा दिख रहा था। अभी यूनिकॉर्न को सोच के ये मत सोचना कि वो घोड़ा दिख रहा था, बेबी यूनिकॉर्न जिस तरीके से क्यूट दिखता है उसी तरीके से वो भी क्यूट दिख रहा था, बस इतना ही है। वही जो लू फैंग होता है वो लगातार इस सेक्टर बीस्ट को देखता रहता है। वो देखता है कि किस तरीके से ये परफेक्ट है। तभी सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो अपनी आंखें खोलता है और फिर कहता है मास्टर। और जैसे ही लू फैंग इस चीज़ को सुनता है उसके खिसने का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी जो मोरूशा होता है वो नीचे झुकता है और लू फैंग को वो करता है और वो कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया अल्टीमेट किंग बनने का, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया।
गाइस ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई थी क्योंकि जब ये लेवल 2 का था तभी लू फेंग ने इसे अपना सोल स्लेव बना लिया था, जिसके बाद तब से लेके अब तक जो लू फेंग था उसने उसके स्कूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, जिसके कारण कुल मिला के इसकी जो सोल थी वो पूरी तरीके से लू फेंग के कंट्रोल के अंदर, एक डीप कंट्रोल के अंदर जा चुकी थी। मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो सेक्टर 20 मोरूशा था ये लू फेंग का हमेशा हमेशा के लिए सोल स्लेव बन चुका था। इवन इसने अपना ब्रेक थ्रू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उसका जो दिमाग था वो लू फेंग के कंट्रोल के अंदर ही था। जो लू फेंग होता है वो मोरूशा की तरफ देखता है और उसे देखते हुए वो कॉम्प्लीमेंट देता है कि मोरूशा तुम इस वक्त डेफिनेटली सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर जैसे दिख रहे हो। जितने भी क्रीचर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर होंगे वो इस वक्त तुम्हारे सामने पूरी तरीके से फेक होंगे, फेक नहीं होंगे, फीके होंगे। लू फेंग उसे कहता है कि तू डेफिनेटली अभी इस वक्त सारे के सारे क्रीचर से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर मैं इस वक्त किसी भी शेप और साइज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता हूँ, इवन मैं अपनी फोर्स को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तभी जो मोरूशा होता है वो अपने बॉडी को चेंज करता है और इमीडिएटली वो डिवाइन आई ट्रू मास्टर बन जाता है। इसी के बाद वो रैम्पेज डेविल गॉड के अंदर अपने आप को चेंज करता है, जिसके बाद वो होंग प्राइमल जॉ सिटी लीडर और काफ़ी सारे अलग अलग लोगों में कन्वर्ट होता है और डेफिनेटली वो सेम टू सेम उनके जितना उनके जैसा ऑरा को भी प्रोड्यूस कर पा रहा था। ये सेम उसी तरीके की टैलेंट टेक्निक थी जिस तरीके की लू फेंग के पास थी, एंड इस टेक्निक का नाम था फॉर्मलेस और इनविंसिबल। लू फेंग मोरूशा से पूछता है कि इसके अलावा और क्या क्या एबिलिटी है तुम्हारे पास। जो मोरूशा होता है वो लू फेंग से काफ़ी इज्जत से बात करते हुए कहता है कि मेरे पास लगभग अभी ज़्यादा कुछ नहीं एबिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी वही एबिलिटी है जैसे कि मैं अपने बॉडीज़ को 10 मिलियन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्शन ओरिजिन है उसको मैं पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी और ज़्यादा दुगनी तिगनी चौगुनी पागुनी पावर से लॉन्च कर सकता हूँ कि डेफिनेटली मैंने डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। और इसी के साथ साथ मैं अभी इस वक्त कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को परफॉर्म कर सकता हूँ, तो फिर चाहे मैं 100 बार करूँ, 200 बार करूँ, 300 बार करूँ, प्लस जो मेरे बॉडी के अंदर का जो सेक्टर है वो अभी पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है, तो मैं अपने जैसे काफ़ी सारे वॉरियर्स को ब्रेड कर सकता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो कि एक फाइनल किंग कर सकता है, जो कि लेवल 6 के और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स को क्रिएट कर सकता है जो कि लेवल 6 के होंगे। और आप समझ सकते हो लेवल 6 का एक सेक्टर भी कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। इवन उसको हराते हराते लू फेंग की चड्डी गीली हो गई थी, तो वो अपने जैसे काफ़ी सारे लेवल 6 के वॉरियर्स को ब्रीड कर सकता है। तो मतलब इसका मतलब समझ ही लो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन गाइस मेरा क्वेश्चन यही है जो कि पहले था कि ये जो सेक्टर 20 मोरूशा है ये एक मेल सेक्टर 20 है। ऐसे तो सेक्टर 20 के अंदर मेल और फीमेल होता है वो भी नहीं पता मुझे, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं इसके अंदर बेसिकली। लेकिन ये ब्रेड का मतलब होता है पैदा करना, और एक मेल सेक्टर 20 किस तरीके से पैदा कर सकता है गाइस किसी दूसरे सेक्टर 20 को। डेफिनेटली इसको पैदा करने के लिए एक फीमेल सेक्टर 20 तो चाहिए साथ में, मतलब एक कंपेनियन, एक पार्टनर। तो मेरे को समझ नहीं आता राइटर ने ये लॉजिक कौन सी जगह से फूंक के लिखा था, या फिर कहाँ से, मतलब कहाँ से आता है ये लॉजिक कि एक मेल सेक्टर 20 अपने जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और सेक्टर 20 को ब्रेड कर सकता है। ये टोटली मेरे दिमाग के पूरी तरीके से परे है। और अगर आप में से किसी को ये साइकोलॉजी समझ आई होगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। आज के एपिसोड यही तक, और आज के एपिसोड के अंदर फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कुछ भी नहीं, नेक्स्ट एपिसोड इस पूरी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा डेफिनेटली, और फिर वो चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, लेकिन अगला एपिसोड फाइनल एपिसोड होगा। सो इसी के साथ कल हमारा ये जो नोवेल है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई नहीं बोलेगा कि ये एक्सप्लेन कर दो वो एक्सप्लेन कर दो, मतलब स्वॉलो स्टार को तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला डेफिनेटली। इसके बाद मैं सोच रहा था ना कि एक बार हम लोग लाइव आए, और लाइव के अंदर जितने भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे इस नोवेल को लेके, या फिर जो भी अगर आपको अभी तक के इस नोवेल के अंदर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप लोग डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मैं भी इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने बस नोवेल पढ़ी है और मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें याद तो नहीं है। और सच कहूँ तो मैंने स्टार्टिंग से स्वॉलो स्टार एनीमे भी नहीं देखा है, मैंने जैसे इसकी नोवेल पढ़ी है वो भी स्टार्टिंग से नहीं बीच में से। सो बीच में से ही मुझे समझ आई है जब से वो क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन वाला सीन हुआ था। उससे पहले की चीज़ों के बारे में बेसिकली आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन उसके बाद की चीज़ों के बारे में मैं शायद से थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हूँगा, या फिर आप लोग भी जान सकते हो जो लोग खुद भी नोवेल पढ़ते हैं। सो गाइस आज का एपिसोड जो है वो इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और
गाइज एक मेल सेक्टर बीस्ट को मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर बना दिया, मतलब लिटरली एट द एंड उसको लड़की बना दिया, और वो लड़की बहुत सारे बच्चों को पैदा करेगी। ए यार, ये जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये जो राइटर है वो मोरूशा को लड़का दिखाना चाहता है या लड़की? स्टार्टिंग से तो लड़का दिखाया था, फिर एट द एंड उसको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया, और जनरली सुंदर तो लड़कियाँ ही होती है, और उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा या फिर ब्रेड करेगा। यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो लड़का था, लेकिन जब वो फाइनल किंग बना तो किंग बनने के बाद वो क्वीन बन गया, एंड क्वीन बनने के बाद अभी वो बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे पैदा करने के बाद भाई, लेकिन वो पैदा कैसे करे? सो गाइस, शायद से आज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ह्यूमर हो गया, लेकिन स्टिल अगर किसी को समझ आया होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड सबका खैर।